तान के कमजोर वर्गों के साथ खड़े हैं और हम अपने बच्चों की आने वाली जो है हमारी पीढ़ियां हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं करें। तो मैं और आप सब लोग दोनों हाथ उठा के दिल्ली की पूरी टीम को धन्यवाद करें कि उन्होंने ये हौसला जुटाया, उन्होंने ये हिम्मत जुटाई, उन्होंने हमें शक्ति दी, उन्होंने वैचारिक मजबूती को समझा और असल में उन्होंने सबसे बड़े दुख को समझा कि बहन पायल, भाई रोहित, बहन डेल्टा और तमाम हमारे बेटे बेटियों की जो शहादतें हुई है, संस्थानिक हत्या हुई है, आने वाली पीढ़ियों के हिस्से में ये जुल्म जाति ना आए, इसलिए मैं उनकी बड़ी सोच को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उसके बाद जिन साथियों ने ये मुमकिन कराया कि दिल्ली जैसे स्थान पर एक बड़ा आंदोलन हो, हमारी बात दूर तक जाए, तो जो जहां जहां से लोग पहुंचे हैं, मैं उन तमाम भाइयों का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, अपनी पार्टी के बड़े नेताओं का, सबका धन्यवाद करता हूं। और जिनकी वजह से मैं लोकसभा में पहुंचा हूं, मैं उन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों का और नगीना लोकसभा के समझदार लोगों का, नगीना लोकसभा बिजनौर जिले के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप अपने ऊपर होने वाले अन्याय के विरोध में आवाज नहीं उठाते तो ये मान लीजिए कि ये आपके ऊपर मुस्तैद कर दिया जाता है, आपके ऊपर थोप दिया जाता है कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं। प्यारे साथियों, आप याद करके देखिए, इस देश में हमें कुछ भी मांगने से नहीं मिला। हर चीज के लिए हमारे अपने बीच के लोगों ने, जिनको आज हम महापुरुष के रूप में मानते हैं, उन्होंने संघर्ष किया है, अपना जीवन बलिदान किया है, अपने बच्चों का बलिदान दिया है, उन्होंने अपना सुख चैन त्यागा है। उसके कारण आज इस देश में कमजोर वर्गों के लोगों को हक और अधिकार मिलने का काम हुआ। प्यारे साथियों, मैं आज उदाहरण देकर बताऊंगा, जो भी डिबेट करना चाहता है, मैं चैलेंज करके कहता हूं, जिस भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में हिम्मत हो, वो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से डिबेट करे, डिबेट करे। मैं सामान्य डिबेट में इसलिए नहीं जाता क्योंकि आजकल चैनलों पे डिबेट का अस्त्र खत्म हो गया है। अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा स्वयं करनी है, वहां कोई भी आके बैठ जाता है और कुछ भी कहने लग जाता है। हम इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सम्मान की रक्षा भी स्वयं करें। इसलिए मैं चैलेंज करता हूं कि जिनका भी प्रतिनिधित्व लोकसभा में है, उस पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यूजीसी के विषय पे हमसे डिबेट करे और जो कमजोर वर्गों के विषय पे डिबेट करे, मुसलमानों के विषय में डिबेट करे, ईसाइयों के विषय में डिबेट करे, सिखों के विषय में डिबेट करे, बौद्धिस्टों के विषय में डिबेट करे, कर्मचारियों के विषय में डिबेट करे, किसानों के विषय में डिबेट करे, दलितों पिछड़ों के हक अधिकारों के विषय में डिबेट करे, तो हम उनको जवाब देके बताएंगे कि हम जमीन से आए हैं, किसी नेता के पोते, बेटे, पोती, बेटी नहीं है। हमें जमीन का पता है कि आज हालात क्या हैं और लंबे समय से हालात क्या थे। प्यारे साथियों, बड़े गौर से सुनो, नारे तो आप लगा रहे तो बहुत दिनों से, और मैं आपको भी कहता हूं, मुस्लिम समाज के मेरे भाइयों, कि अगर सब सैयद अहमद खान नहीं होते तो एक यूनिवर्सिटी भी आपके लिए नहीं बनती। आपको आइडिया नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। और अगर आपके लिए यूनिवर्सिटी नहीं होती, आपको तालीम नहीं मिलती, तो आपको इस देश के सिस्टम में आने का मौका ही नहीं मिलता। जब आप डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील नहीं बन पाते, तो आपको कलम में ताकत नहीं होती, आप कहां से किसी का भला कर पाते? आप तो अपना भला भी नहीं कर पाते। क्यों? आपने देखा, उनके बाद दो लोगों ने यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। दोनों के परिवारों का क्या हाल है? आजम भाई के परिवार का क्या हाल है आप देखो, और इकबाल भाई के परिवार का क्या हाल है सहारनपुर में, आपने देखा। अगर वो कोई व्यापारी को बना लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी। यूनिवर्सिटी बना के पढ़ाओगे, उनको सिस्टम में लाओगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो सब बात मैं आपको ये बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, प्रदेश का, देश का कोई डिपार्टमेंट उठा के देख लो, अगर आप बैकलॉग ढूंढोगे तो मैं लिख कर देता हूं कि अगर बैकलॉग भरा जाए तो आज ही 5, 7, 10 लाख शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकलॉग, बैकवर्ड के लोगों को नौकरी, सरकारी पक्की नौकरी मिलने का होगा। लेकिन इन सरकारों ने क्या कर रखा है? इन्होंने ठेके सुविधा पे अपने लोग रख रखे हैं, कम पैसे में लोग रख रखे हैं। जो लोग रख रखे हैं उनको पूरा पैसा नहीं मिलता, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब दे रखी है, क्योंकि आरक्षण ना देना पड़े SC, ST, OBC के लोगों को। इसमें मैं आपको कहना चाहता हूं
ये जो यूजीसी आया, मैं इसका धन्यवाद करूंगा इस गाइडलाइन का। इसके आने से कई लोगों के चेहरे बेनकाब हुए जो कहते थे हम सेकुलर हैं, हम न्याय हैं। पार्टी के प्रोटेस्टर से मेरा अनुरोध है कि ये अपने झंडे वंडे जो है साथ लेके सड़क पर मार्च करते हुए ना जाए। ये जो सम्मानित व्यक्ति बोल रहे हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे जो सीनियर लोग हैं एक बार उनसे बात कर लें, ये बीच में ना अपनी बात को रखे और ये भाषा शैली सुधारे। झंडे वंडे नहीं होते हैं, ये झंडा हमारा सम्मान है। और इस बार अगर ये भाषा शैली नहीं सुधारेंगे तो फिर ये आंदोलन आज ही नहीं, अब आगे कल के लिए भी कह दूंगा, लोगों को अपील कर दूंगा, फिर देख लेना संभाल नहीं पाओगे, क्या करोगे। प्यारे साथियों, मैं आपको कुछ और कहना चाहता हूं, गौर से सुनो, इन बातों पर ध्यान मत दो। ये तो पुलिस के भाई है, एडमिनिस्ट्रेशन के भाई है, सरकार के हिसाब से काम करते हैं, हमें इनकी मदद लेनी है, हमारा इनका कोई झगड़ा नहीं। आप गौर से सुनो मेरी बात को। कई लोगों के चेहरे बेनकाब हुए, कई पार्टियों के चेहरे बेनकाब हुए, कई नेताओं के चेहरे बेनकाब हुए, कई सामाजिक संगठनों के चेहरे बेनकाब हुए, और सबसे ज्यादा बेनकाब अगर कोई नारा हुआ है तो वो नारा है जो नारा लग रहा था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। वो नारा भी बेनकाब हो गया, वो नारा झूठा था। अगर वो नारा सच्चा होता तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब मंडल कमीशन की बात आती है, जब SC आयोग की बात आती है, SC एक्ट की बात आती है, जब यूजीसी की नई गाइडलाइन की बात आती है, तो आप आंदोलन क्यों करते हो हमारे खिलाफ? क्यों हमारे खिलाफ आंदोलन करते हो? क्यों आप हमारे खिलाफ आंदोलन करके सड़कें जाम करने का काम करते हो? क्यों आप आंदोलन करके जो कहते थे कि प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट है, उसी प्रधानमंत्री को बताओ कहा गया, नहीं कहा गया, कैसे कैसे शब्दों से नवाजा गया। तो जिस प्रधानमंत्री के राज में आपको EWS मिला, उन्हीं प्रधानमंत्री को जब एक आपको काल्पनिक ऐसा लगा कि भाई हमारे बच्चों के ऊपर जो है जांच बैठ सकती है, उनपे जो है उनपे मुकदमा दर्ज हो सकता है, सिर्फ काल्पनिक, कोई मामला सामने नहीं आया। हम पे तो उदाहरण है, मैं बताऊंगा पूरी बात में, हम पे उदाहरण, कोई मामला सामने नहीं आया तो आप आंदोलन करने चलाए। क्योंकि जब भी मंडल कमीशन कहां से हिंदुओं के खिलाफ था, मुझे बताओ। अगर मेरे भाइयों को कुछ मिल रहा है और मैं विरोध कर रहा हूं तो मैं कहां से उनका भाई हुआ, आप मुझे बताओ। देखो, बहुत कुछ बेनकाब हुआ। बेनकाब ये हुआ है कि जाति सत्य है, जाति सत्य है, और जाति को ठुकराया नहीं जा सकता। जिसको हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, उसी को जाति के आधार पर गाली देने का काम करते। इसका मतलब जब तक वो व्यक्ति आपका काम करेगा तब तक आप उसको पलकों बिठा कर रखोगे। जैसे ही वो कोई और इनका रोल भी नहीं यूजीसी में, तो आप उनको गाली देने लग जाओ। ये है जाति का सत्य। मैं और बताता हूँ, हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। कल ही एक मामला हुआ एक बैंक में, 2 बेटियां थी। वो एक बेटी कहती है कि मैं ठाकुर, और दूसरी बेटी वो ब्राह्मण समाज की है। मैं तो तमाम महिलाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन आप देखो कि उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं, और दूसरी बेटी ने क्यों नहीं कहा मैं हिंदू हूं। एक ने कहा मैं ठाकुर, दूसरे ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, और दोनों अपने अपने समाज से समर्थन मांग रही हैं, और दोनों के विरोध में एक दूसरे के समाज के लोग गाली बकने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ग की बात ही नहीं है, ये बात जातियों तक जाती है जब आपके अधिकारों पर हमला होता है। और सबसे बड़ी बात देखो, जिनके बच्चों को जो बच्चे मर रहे हैं जिनके, क्योंकि 118% की वृद्धि हुई अपराध में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, एजेंसियों के आंकड़े कह रहे हैं, 118% की वृद्धि हुई। और कानून की ये गाइडलाइन कैसे बनी? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि गाइडलाइन बनाओ यूजीसी को। यूजीसी ने गाइडलाइन बनाई, हमने नहीं बनाई। और उस गाइडलाइन में जैसे ही पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ा, क्योंकि गाइडलाइन तो 2012 में बनी थी, 2012 में बनी थी, लेकिन जैसे ही पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ा, तत्काल विरोध शुरू हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस नारे के पीछे अगर कुछ है तो वो पिछड़े वर्ग के लोगों का विरोध है। इस बात को मेरी आप याद रखना। ये सरकारें, इनकी सोच पिछड़ा वर्ग विरोधी है, और हम इस बात को इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हमारे लिए लड़ रहे थे, छत्रपति साहूजी महाराज हमारे लिए लड़ रहे थे, ईवी पेरियारामा नायकर स्वामी प्रेमलाल यादव हमारे लिए लड़ रहे थे, महामना राम सुवर्मा चौधरी महाराज की भारतीय प्रोग्राम चौधरी चरण सिंह हमारे लिए लड़ रहे थे। इसलिए आज हम यहाँ सीना तान के खड़े हैं कि हम अपने भाइयों को अकेला नहीं महसूस होने देंगे, उनके साथ। प्यारे साथियों,
यूजीसी की बात हुई है, मैं पूछना चाहता हूं कोई ऐसा प्रोटेस्ट बताओ जो यूजीसी के विरोध में हुआ हो और पुलिस ने उन पर लाठी चलाई हो। कोई एक विरोध आप मुझे बताओ पूरे देश के अंदर, या उनको पकड़ के खींचा हो, या उनके कार्यक्रम में इस तरह से माइक उठा के बीच बीच में कहा हो कि भाई आपके लोग कम है, आपके लोग ज्यादा कभी हुआ है। लेकिन जैसे आप लोग आंदोलन करने आए, कहा बीएचयू में, कहा गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, कहा लखनऊ यूनिवर्सिटी में, कहा जेएनयू में, कहा डीयू में, आपको पीट भी रहे हैं और पीट के उठा के बंद भी कर रहे हैं। क्योंकि जो समाज प्रभावी होता है, जिनके पास मीडिया होता है, जिनके अधिकारी होते हैं, जिनकी एजेंसियां होती हैं, जिनके पास वॉइस होती है, उनकी छोटी से छोटी बात भी लाखों मील तक दूर जाती है। और जिनकी आवाज नहीं होती उनको हत्या करके लटका दिया जाता है। तो चारों तरफ सुनसान, चारों तरफ इस तरह का चुप्पी होती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस देश में क्या नहीं सहा हमें, क्या नहीं सहा इस देश में। हमने लक्ष्मणपुर बातें कांड सुना, क्या हमारी माँ के पेट चीर के और जो बच्चे थे पेट में उनको निकाल के तलवार की नोक पे खड़ा करते, क्या नहीं देखा हमने। इस देश के दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों ने क्या नहीं कहा। कितने दंगे, कितने जुल्म, कितनी लाशें हमारी जो है, क्या 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 बयान करूं मैं, क्या क्या नहीं सहा देश में। कितने दंगे, कितनी एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है, कितनी बच्चों की कत्ल लुटती है। मैं कहता हूं सार्वजनिक करो, रिकॉर्ड उठा के बताओ कि ये जिन बच्चों की 1 लाखों की संख्या में कत्ल लुटती है, किस समाज की, किस समाज के, बताओ इस समाज को। क्योंकि ये समाज सोया हुआ है, इनको नहीं पता कि रोज इनकी बच्चों को, बेटियों को कहीं ना कहीं प्रदेश में, देश में जुल्म जाति का शिकार होना पड़ रहा है। और जब न्याय मांगने जाते हैं तो लाठियों से स्वागत होता है, अपमानित गालियां दी जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये नारा तार्किक नहीं है, जो नारा लगा के आपको लंबे समय से बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये नारा तार्किक होता तो मैं गारंटी देता हूं कि यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ कोई आदमी सड़क पे नहीं आता। वो कहता कि यूजीसी गाइडलाइन, अच्छा डर कौन, डरेगा कौन। कानून कितने देश में, 302 है, 304 है, 308 है, 307 है, कितने कानून है, इतने कानून बने हुए हैं। हर कानून का दुरुपयोग हो सकता है, कोई दुरुपयोग का एक तो मामला आता। 2012 से SC/ST के उसमें गाइडलाइन बनी हुई है, आप पे 10 मामले हैं जो आपके खिलाफ फर्जी दर्ज हो गए हो। कुछ तो होगा आपके पास जिसके आधार पे आप कह रहे हो, लेकिन कोई तथ्य नहीं है। एक ही तथ्य है कि हमें अपराधी मान ले। हम कहां अपराधी मान रहे हैं भाई, हम कौन है अपराधी मानने वाले। कन्वेंशन रेट कहता है कोर्टों का, हम तो किसी को सवाल नहीं करते कि जब हायर जुडिशरी में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, हम तो तब भी सवाल नहीं करते। हम जैसा गुंगा मेरा कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा। हमसे ज्यादा सीधा सच्चा व्यक्ति तो इस देश में कोई भी नहीं होगा जो जुल्म भी सहता है और चुप भी रहता है। जानवर भी अपने हक के लिए लड़ते हैं, हम लोग तो अपने हक के लिए भी लड़ पाते। हमसे ज्यादा सीधा भोला कौन होगा। और इसी भोलेपन का फायदा लंबे समय से उठाया जा रहा है। प्यारे साथियों, इसका एक उदाहरण बताता हूं कि क्यों लड़ना पड़ता है। मध्य प्रदेश में 90 के बाद, जब मंडल कमीशन के बाद आरक्षण लागू हो गया पिछड़े वर्ग के लोगों को, तो आज भी वो भैया खड़ा है। 13% आरक्षण वहां जो संवैधानिक 27% मिला है, उसमें से भी 13% मिलता है। वो रोज आंदोलन करते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट उस मामले को, फाइल को नीचे दबा के रखता है। क्यों नहीं सुनता। जब आपने एक दिन पहले PI दाखिल हुई और अगले दिन सुनवाई कर ली, तो हमें पीड़ा होती है कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उत्तर प्रदेश का सालों भर पड़ा रहता है कोर्ट में, जब 27% रिजर्वेशन का मामला सालों पड़ा रहता है और आप कभी सुनवाई नहीं करते हो। मेरे आज भी याद है जब डिमोशन हुए थे उत्तर प्रदेश में, एक पूर्व की सरकार थी, जब उनके निगरानी में डिमोशन हुए थे, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले डिमोशन कराओ, उसके बाद हम सुनेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारे हकों की बात आती है तो क्यों चुप्पी थाम लेते हो आप। हम तो मील लगा के बैठे हो कि आप न्याय के देवता हो, आप न्याय की मूर्ति हो, आप न्याय करोगे। क्या ऐसा गाइडलाइन में जिसमें गाइडलाइन ना पढ़ी हो, मुझे बताओ। क्या उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उद्देशिका में नहीं जोड़ा गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस में सारे सामान्य जाति के बच्चे, तो कैसे सामान्य जाति के खिलाफ हो गया। इसमें महिलाओं को जोड़ा गया है, इसमें दिव्यांगजनों को जोड़ा गया है, कैसे किसी के खिलाफ हो गया। और कहा गया कि भाई इसमें नोटिफिकेशन में ये नहीं रखा कि सामान्य जाति के प्रतिनिधि होंगे। मैं कहता हूं 38 जब
कुलपति सामान्य जाति की हैं तो आपका रिप्रेजेंटेशन कौन कर देगा? जब इतना बैकलॉग है ओबीसी एससी एसटी का, तो आप हमें तो गारंटी देता हूं, जो समता समिति बनेगी बनवा लो। ओबीसी के एसटी के प्रोफेसर नहीं मिलेंगे आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर मिलेंगे नहीं। आप मेरा चैलेंज आप चेक कर रहा हूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, प्यारे साथियों, मंडल कमीशन आया था, मंडल कमीशन 2 सिफारिशें लागू हुई, अभी बाकी सिफारिशें चूंकि हुआ। कभी कोर्ट को नहीं लगता कि ये सिफारिशें लागू होनी चाहिए, कभी नहीं लगता, कभी नहीं लगता। और निजी क्षेत्रों में हम लोग पार्लियामेंट में बिल लेके आए, प्राइवेट नंबर बिल की, निजी क्षेत्रों में एससी एसटी ओबीसी के लोग आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों? और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जल्दी जल्दी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें सभी भाई, जल्दी जल्दी। पे हजारों बीघे जमीन, फिर उसको लोन देती है, फिर टैक्स में छूट करती है। इस तरह की छूट वो